एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और डिज़ाइन प्रिंसिपल के बारे में जिसका नाम है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर मैं आपको डायग्रामेटिक वे में बेसिकली ड्रॉ में दिखाऊंगा कि कैसे सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल बेसिकली एक सीधा साधा साधारण सा प्रिंसिपल है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस प्रिंसिपल को यूज़ नहीं करेंगे तब क्या होगा, और अगर यूज़ करेंगे तो कैसे आपका फ़ायदा होगा। सपोज कीजिए कि सिस्टम में आपको एक रिक्वेस्ट भेजनी है ना, और रिक्वेस्ट कोई एपीआई रिक्वेस्ट नहीं है, कंफ्यूज मत होना। रिक्वेस्ट का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको एक पेलोड भेजना है। अब पेलोड फिर से एक टर्म आ गया। पेलोड कुछ नहीं है, आर्ग्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको फंक्शन में पास करनी है, और फंक्शन कुछ इफ एल्स लॉजिक लगाएगा। समझे? एक फंक्शन है जिसमें आप कुछ आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो, और फंक्शन के अंदर आप इफ एल्स लगा के कुछ कुछ कर रहे हो। तो मिसाल के तौर पे अपना लॉगिंग का सिस्टम ले लेते हैं। आप सबको पता होगा लॉगिंग 3-4 तरीके की होती है। कंसोल डॉट इन्फो, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट डीबग, कंसोल डॉट वार्निंग, दुनिया भर का। ठीक है, तो है क्या ये? बेसिकली आप एक मैसेज भेजते हो जो आपको स्क्रीन पे दिखता है, और वो 4 अलग तरीके का होता है। जैसे इन्फो में भी ग्रीन आ जाएगा, लॉग में भी थोड़ा वाइट आ जाएगा, एरर रेड में आ जाएगा, है ना। तो ये 4 लेवल हो गए आपके, लॉग, डीबग, एरर, वार्निंग। लेकिन ये काम क्या कर रहे हैं? एकदम सेम कर रहे हैं। तो अगर आप एक बार सोच के देखो कि कैसे आप लिखोगे, अगर आपको डिज़ाइन करने को दिया जाए कि एक लॉगर डिज़ाइन करना है, कैसे करोगे? तो सिंपल है यार। यूज़र भेजेगा आपको एक मैसेज, और आपका एक फंक्शन होगा लॉग, मतलब एक क्लास होगी, उस क्लास के अंदर एक फंक्शन लिखा होगा लॉग। वो एक आर्ग्यूमेंट लेता होगा। यहाँ पे मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये इस तरह का एक फंक्शन होगा जिसमें आप हाँ, एक ये कहानी मैं बताना भूल गया, इसको देख लेते हैं। तो ये तो एक तो आपको फंक्शन में मैसेज आएगा जो आपको लॉग कराना है। लेवल क्या होता है? तो बेसिकली कुछ नहीं यार, इन्फो, डीबग, एरर, वार्निंग को हम लोग 1 2 3 4 में बांट देते हैं। अगर आपको इन्फो लॉग करवानी है तो लेवल में 1 भेज दो, और यहाँ इफेल्स लॉजिक लगा के चेक हो जाएगा कि यार कंसोल क्या कराना है, इन्फो, डीबग या एरर, है ना। एकदम सीधा साधा साधारण सा कोड है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? मतलब एक 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 सोच के देखिए कि ये मल्टीपल इफ एल्स वाली चीज़ से प्रॉब्लम क्या होगी। ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। अगर आप मेरा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न देखोगे तो उसमें भी ये इफ एल्स वाली प्रॉब्लम आ रही थी, बट वहाँ भी हम लोग इफ एल्स प्रॉब्लम को ही रिमूव कर रहे थे, यहाँ भी हम लोग इफ एल्स प्रॉब्लम को ही रिमूव कर रहे हैं, लेकिन पर्पस अलग है। थोड़ा सा मैं सीबीएसई बोर्ड पे जाता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न एक क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न था। ये सब ज्ञान मतलब अगर आपको देना हो, इंटरव्यू पूछ ले, तो ये सब अच्छा लगता है बोलने में कि इट इज़ अ क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, है ना। और ये जो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न। अब समझा देते हैं थोड़ा सा क्रिएशनल और बिहेवियरल में डिफरेंस क्या होता है। यार एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में अगर आप मेरा वीडियो दोबारा देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बट मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि बेसिकली एक लाइन में बताऊँ तो करते गए हैं एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में। यार देखो, जब भी इफ एल्स लॉजिक के अंदर हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, तो क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, राइट? दैट्स व्हाई इट इज क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। तो इस इफ एल्स लॉजिक को, जिस लॉजिक के अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, उसको अगर हम रिमूव करते हैं तो उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हर क्लास की एक फैक्ट्री हम लोग बना देते हैं, और उस फैक्ट्री के अंदर ये इफ एल्स लॉजिक मार देते हैं, और वहां से हमको ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्रिएट कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस कोड को देखोगे, ये भी इफ एल्स कोड है, लेकिन यहाँ आप क्या क्रिएट कर रहे हो? किसी ऑब्जेक्ट को नहीं कर रहे हो ना। तो इट इज़ नॉट अ क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। लेकिन आप इफ एल्स के अंदर बिहेवियर डिफाइन कर रहे हो कि ये इन्फो में जाएगा, कि डीबग में जाएगा, कि एरर में जाएगा। तो ये बिहेवियर आप डिफाइन कर रहे हो। तो जब भी इस बिहेवियर को आप रिमूव करोगे तो आप यूज करोगे चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, है ना। इसीलिए इसको बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न बोलते हैं। तो ये तो हो गई कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ ये कोड प्रॉब्लम क्या प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले तो यार कोड लेवल पे स्केलेबल नहीं है। अब ये ज्ञान मैं हर वीडियो में डालता हूँ, बट फिर से बोल देता हूँ कि कंफ्यूज मत होना। एक होती है ऐप स्केलेबिलिटी, एक होती है कोड स्केलेबिलिटी। ऐप स्केलेबिलिटी का मतलब कि 1500 लोगों ने रिक्वेस्ट मारी, एपीआई फटनी नीचे, सब कुछ बराबर चल रहा है, हो गया कोड स्केलेबल। सॉरी, ऐप स्केलेबल। कोड स्केलेबल का मतलब क्या होता है कि आपकी ऐप में बहुत मिलियंस ऑफ लाइन का कोड लिखा हुआ है, आपको कोई नया फीचर लाइन करना है, 50 60 70 लाइन का कोड है, उसके लिए आपको बहुत जगह छेड़छाड़ ना करनी पड़े। आप 2 4 जगह चेंज मारो जितना रिक्वायर्ड है, पूरा सिस्टम टेस्ट ना करना पड़े आपको, उसको कहते हैं स्केलेबल।
है ना। और स्केलेबल होने के लिए ऑब्वियसली उसको मॉड्यूलर होना पड़ता है। मॉड्यूलर का सिंपल मतलब ये है कि कोड को आपने कई भागों में बांटा हुआ है जो आपस में एक दूसरे से अलग हैं। दे कैन वर्क इंडिविजुअली एज अ सिंगल यूनिट, कंबाइंड टुगेदर दे कैन वर्क एज अ डिफरेंट थिंग। तो इससे क्या होगा ना, एक मॉड्यूल में अगर आप चेंज करोगे तो आपको बाकी मॉड्यूल की इंडिविजुअल टेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो आपने कोई नया मॉड्यूल में कुछ चेंज करके आपने डिप्लॉय किया और आपको कुछ एरर आने लगे, आपको पता लगेगा कि यार जो मैंने नया चेंज मारा है वहीं से एरर आ सकते हैं, बाकी जगह पे एरर नहीं आएंगे क्योंकि ये मॉड्यूलर है कोड। तो कोड स्केलेबिलिटी के लिए कोड मॉड्यूलर होना चाहिए, बट यहाँ पे ये मॉड्यूलर नहीं है इस इफ एल्स लॉजिक की वजह से, क्योंकि ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल एक सॉलिड प्रिंसिपल होता है, ठीक है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एस से होता है, ओ से होता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, जो सिंपली कहता है कि अ क्लास should not be open for modification but a class should be closed for modification but open for extension। extension मतलब अब सपोज करो कि कल को आपने एक नया लेवल इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एरर डीबग इन्फो दिख रहे हैं, आपको वार्निंग इंट्रोड्यूस करना है, तो यहाँ आप एक और एलसिफ लगाओगे। एलसिफ, अरे कहाँ गया यार, एलसिफ है ना, लेवल इक्वल टू वार्निंग। तो आप मॉडिफाई कर रहे हो एक एग्जिस्टिंग क्लास को जो हमारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल को ब्रेक करता है। ये हो गई पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम में आते हैं कि कोड देखो, एक होता है व्हाट, एक होता है हाउ। तो व्हाट क्या है, व्हाट है ये वार्निंग मैसेज, मतलब सॉरी एरर लॉगिंग मैसेज, इन्फो है कि डीबग है कि एरर है, वो व्हाट है। और हाउ, हाउ मतलब कि हम लोग कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इफ एल्स लॉजिक के अंदर हम लोग बेसिकली कुछ प्रोसेसिंग ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो मैंने सिंपल एक सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन इन्फो लिख दिया है, बट सपोज करो रिक्वायरमेंट जो कि रियल लाइफ सिस्टम में आती है, सपोज करो ऐसा है कि मान लो इन्फो वालों को आप कहीं स्टोर नहीं करा रहे हो, ठीक है, डीबग को भी स्टोर नहीं करा रहे हो, बट जब एरर के मैसेज आते हैं तो क्रूशियल हो जाते हैं। तो सपोज करो आप इसको बोलते हो कि यार जब एरर आए तो मुझे क्लाउड वॉच में लगवाना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ताकि ट्रेस हो जाए बाद में। सिमिलरली डीबग के लिए आप बोल सकते हो कि यार डीबग भी तभी हम करेंगे जब कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को एक अलार्म ट्रिगर कराना है, AWS का अलार्म, तो यहाँ पे अलार्म ट्रिगर कराने का लॉजिक लिखा होगा, ठीक है। तो ये हाउ हो गया, समझ रहे हो। मतलब जब आपको लॉग करवाना है डीबग टाइप का मैसेज तो कैसे करवाओगे, पहले आप अलार्म ट्रिगर कराओगे, फिर बाकी कुछ भी जो प्रोसेसिंग हुई वो करोगे, फिर सीधा मैसेज को कंसोल में प्रिंट करवाओगे। तो ये हाउ हो गया, हाउ। और वाट क्या है, वाट है कि ये किस टाइप का लॉग है, डीबग। तो वॉट और हाउ मिक्सड अप है यहाँ पे। देखो सेम क्लास में ही आपने वॉट डिस्क्राइब किया हुआ है, वॉट मतलब कि किस टाइप का ये लॉग है, इन्फो है कि डीबग है, एरर है, और उसको कैसे लॉग करना है, हाउ, वो भी यहीं पे है, टाइटली कपल्ड है ना। तो कल को सपोज करो कि मान लो आपको कुछ चेंज करना है हाउ में डीबग के, मतलब जब डीबग टाइप का मैसेज लॉग कराना हो तो उसमें सपोज करो अलार्म के बाद आप यहाँ पे कह दो कुछ भी, यार कहानी मान लो मेरे को S3 बकेट में भी स्टोर कराना है या कुछ भी चेंज कराना है, तो आपको क्योंकि यूनिट इंडिविजुअल नहीं है इसलिए आपको पूरी क्लास टेस्ट करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो और इसका एक और दिक्कत ये है कि सपोज करो आपके नए चेंज से कुछ प्रॉब्लम हुई और ऑब्जेक्ट क्रिएट होना बंद हो गया, मान लो आपने यहाँ पे डीबग में कुछ ऐसा कोड डाल दिया गलती से जिससे इस पूरी क्लास का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होना बंद हो गया, तो आपने गलती केवल डीबग में की थी, लेकिन अब आपके इन्फो लेवल भी लॉग नहीं हो पाएंगे, एरर भी लॉग नहीं हो पाएंगे। तो इस टाइट कपलिंग को भी ब्रेक करना होता है हमें, ठीक है। और तीसरा हो जाता है कि ऐसे समझ लेते हैं कि हाँ, तो तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी कि पहला तो आपने यहाँ पे ही चेंज किया तो टेस्टिंग आपको पूरे सिस्टम की करनी पड़ेगी क्योंकि एक ही क्लास है। दूसरा कि अगर मान लो यहाँ पे आपने कुछ कोड डाला जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्रिएट होना बंद हो गया, ठीक है, तो आप केवल डीबग का आपने गलत पुश किया था, बट इन्फो भी आपका लॉग नहीं होगा, एरर भी लॉग नहीं होगा, ठीक है। और पहला तो हमने ओपन क्लोज प्रिंसिपल का देख लिया। तो इस सारी समस्या को सॉल्व करता है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है यार, आप सबने डीएसए किया होगा, लिंक लिस्ट पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली नोड्स है, ठीक है। हर एक नोड्स क्या है, हर एक नोड्स बेसिकली एक क्लास का ऑब्जेक्ट ही है। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि हम एक क्लास बना डालेंगे। देखो हम लॉगर बना रहे हैं, ध्यान रखना लॉगर, ठीक है, मैं लॉगर को लेके चल रहा हूँ एग्जांपल के लिए।
तो लॉगिंग के कितने टाइप हैं, मतलब व्हाट, ठीक है। तो कभी भी देखो इंटरव्यूअर आपको बोले कि यार इसमें ये प्रिंसिपल लगा सकते हैं, कैसे लगाओगे, तो आप समझो सिस्टम का व्हाट क्या है। लॉगर कितने तरह के होते हैं व्हाट, एक हो गया तुम्हारा इन्फो लॉगर, ठीक है, एक हो गया तुम्हारा डीबग लॉगर, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है इसलिए मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी आपको बताऊँगा, ठीक है। क्लास दूसरा हो गया एरर लॉगर, ठीक है। और भी बहुत सारे जो आप जोड़ना चाहे जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इन सब की एक नोट बनाते हैं। और ये जो इन्फो लॉगर, सपोज करो इन्फो लॉगर को आपने लेवल 1 दिया हुआ है ना, आप एक और क्लास यहाँ पे कहीं ऊपर बना दोगे, इनम क्लास जो भी बनाना है आपको, वैसे मैं क्लास प्रेफर करता हूँ। तो ये क्लास बना लोगे यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी इसका नाम दे दोगे यार, क्लास लॉगिंग लेवल। और यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, बस डेटा मेंबर डिफाइन करोगे, ठीक है। मैंने क्लास इसलिए बनाई है, इंटरफेस इसलिए बनाया क्योंकि इंटरफेस में फिर, हाँ चलो इंटरफेस ले लेते हैं यार, मतलब क्या ही मैं आपको डिफरेंस समझाऊँ दोनों के बीच में। मैं ओप्स की क्लास नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। सो पब्लिक इंटरफेस, आप एक पब्लिक भी क्यों ही लिख रहा हूँ, इंटरफेस बना देते हैं लॉगिंग लेवल का, ठीक है। अब इंटरफेस में सारे फाइनल स्टैटिक होते हैं, यहाँ पे आपने इन्फो का लेवल बना दिया 1, सिमिलरली आपने डीबग का लेवल बना दिया 2, और नीचे आपने एरर का लेवल बना दिया 3, ठीक है। तो लेवल 1 पे आपका इन्फो वाला है, लेवल 2 पे डीबग है, लेवल 3 पे है। अब क्या होगा ना, लिंक लिस्ट में क्या होता है यार, इस नोड के पास उसकी अगली नोड का रेफरेंस होता है, सिंगली लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो सिमिलरली इस जो पहली क्लास है उसके पास एक रेफरेंस होगा डीबग का, डीबग लॉगर का, ठीक है। सिमिलरली डीबग लॉगर में एक रेफरेंस होगा उसकी अगली क्लास का, एरर लॉगर का, ठीक है। और इसके पास कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं का मतलब हमेशा कुछ नहीं होता है। सपोज करो कि आप चाहते हो कि यार जो मेरे पास सिस्टम के वॉट हैं वो तीनों ख़त्म हो गए, इस केस में क्या करना है, कुछ डिफ़ॉल्ट लगाना है, तो आप डिफ़ॉल्ट कुछ प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो होगा क्या कि ये तीनों क्लासेस हैं, ठीक है। एक चेन आप बनाओगे क्लाइंट कोड में, जब भी क्लाइंट कोड आपका होगा ना, तो आप एक चेन बनेगी, जैसे ये पहली नोड है, इसके पास रेफरेंस, ये सिर्फ डिनोशन के लिए है कि पहली क्लास पे रेफरेंस है, दूसरी क्लास पे रेफरेंस है। अब देखो होगा क्या ना कि जब भी आप आपको ना ये चेन जो है ना ये खुद ही क्रिएट करवानी पड़ेगी क्लाइंट कोड में। मैं आपको एक बार कोड में दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, ये विजुअल पार्ट है सिर्फ, ठीक है। तो स्टेप 1 होता है कि चेन आपको खुद, पहले तो सिस्टम जो भी है उसके वॉट के लिए अलग अलग क्लासेस बना लो, ठीक है। और उसके बाद चेन क्रिएट करो। तो चेन क्रिएट करने के लिए आप कैसे क्रिएट करोगे, मतलब सोच के देखो। सबसे पहले आप मान लो न्यू इन्फो लॉगर बना दिया आपने एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर आपको रेफरेंस पास करना पड़ेगा डीबग लॉगर का, ठीक है। और डीबग लॉगर ऊपर एक बार मैं सबसे पहले आपको एंड से स्टार्ट करना है। एंड से स्टार्ट करने का मतलब कि जो लास्ट वाली क्लास है उसका रेफरेंस उसकी पिछली वाली में होगा, तो न्यू डीबग लॉगर, इसके अंदर न्यू एरर लॉगर, ठीक है। और ये जो फिर ये जो डीबग लॉगर क्लास है, सपोज करो इसका नाम डीबग लॉगर डीबग डीबग रखा था, ठीक है। तो इसी डीबग को आप यहाँ पे पास कर दो, ठीक है। तो अब देखो आपकी चेन बन गई, जो आपका इन्फो लॉगर का ऑब्जेक्ट ये बना है इसके अंदर डीबग का रेफरेंस है, डीबग के अंदर आपका एरर का रेफरेंस है। अब मैंने क्या बताया था, एकदम वीडियो को जाओ वापस जाओ, स्टार्टिंग में जीरो पे देखो मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था जब भी सिस्टम में कोई नई रिक्वेस्ट आती है जो मल्टीपल लेवल पे प्रोसेस हो सकती है, ठीक है, लेकिन बिफोर हैंड उस रिक्वेस्ट को भेजते टाइम आपको पता नहीं है कि उसका हैंडलर कौन है, तो उस केस में आप चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यूज़ करते हो। जैसे जब आप एक मैसेज लॉग करवा रहे हो तो आपको थोड़ी ना पता है कि सिस्टम के अंदर हमने डीबग को लेवल 1 दिया हुआ है कि एरर को 3 दिया है कि क्या दिया हुआ है। आप तो सीधा कंसोल में लिखते हो, लॉग हो जाता है।
तो बिफोर एंड आपको पता नहीं है कि इनमें से कौन सा हैंडलर इस मैसेज को हैंडल करेगा। अब यहाँ मैंने डीबग लॉगर नाम से लिख दिया है, तो आपको लग रहा होगा कि अरे क्यों नहीं यार, हम कंसोल डॉट डीबग करेंगे, डीबग हैंडल कर देगा, बट अंदर क्या पता कुछ अलग अलग नाम लिखा हो। तो यहाँ से आपको बिफोर हैंड पता नहीं है कि कौन सा हैंडलर उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने वाला है। तो बेसिकली जब आप ऐसे कुछ रिक्वेस्ट भेजोगे, सपोज करो आपको लॉग है ना करवाना है, आप लेवल भेजोगे, मैसेज भेजोगे। अब ये जो लेवल है ये 1 है कि 2 है कि 3 है, ये तो आप ही भेजोगे, बट उस 1 2 3 को हैंडल कौन सा वाला करेगा ये आपको पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं कोड में, है ना, यही एग्जांपल है, कोड से मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो देखो यार, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने सिस्टम के लिए एक इंटरफेस बनाया लॉगर नाम का। ठीक है, उसमें एक लॉग का फंक्शन है जो लॉग करेगा, और सेट नेक्स्ट बेसिकली जो लिंक लिस्ट का नेक्स्ट पॉइंटर होता है ना, वैसा ही टाइप का है ये सेट नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि एक इंटरफेस की मान लो 10 कंक्रीट क्लास हैं। ठीक है, तो उन कंक्रीट क्लास का रेफरेंस भी आप इंटरफेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टोर करा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल कि ये इंटरफेस है लॉगर, इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं बहुत सारी क्लासेस, जैसे ये भी इम्प्लीमेंट कर रही है इन्फो लॉगर, डीबग लॉगर, ठीक है, एरर लॉगर। तो ये जो इन्फो लॉगर है, क्योंकि वो लॉगर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, इसलिए इन्फो लॉगर के ऑब्जेक्ट का डिफरेंस हम लॉगर नाम से स्टोर करा सकते हैं। तो बेसिकली जैसे आप इस क्लास का एग्जांपल ले लो, इन्फो लॉगर, इसमें यहाँ पे लॉगर टाइप का है ये रेफरेंस, लेकिन जब हम इस क्लास को क्रिएट कर रहे हैं नीचे, ये देखो ये लॉगर चेन नाम की क्लास बनाई है, मैंने आपको बोला था ना चेन आपको खुद क्रिएट करनी पड़ती है। इन्फो लॉगर को जब हम क्रिएट कर रहे हैं, नीचे देखो एक मिनट, हाँ, अच्छा ठीक है, पहले मैं लाइन वाइज ही आपको बताता हूँ वरना कन्फ्यूज़न होगा। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, सिस्टम का सबसे पहले हमने एक इंटरफेस बनाया, और क्योंकि हम लॉगिंग का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इस इंटरफेस को बहुत सारी क्लासेस इन्फो डीबग एरर इम्प्लीमेंट करेंगी। सबके पास अपना लॉगिंग का फंक्शन होगा जो सिंपली मैसेज लॉग करेगा अगर जो लेवल पास किया गया है वो इन लेवल्स पे मैच करता है, तो अदरवाइज नेक्स्ट चेन पे पास करेगा। अब नेक्स्ट चेन कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। देखो ये इंटरफेस है, इसको इस क्लास ने इम्प्लीमेंट किया, इस क्लास के पास अपना नेक्स्ट पॉइंटर है। ठीक है, और जो सेट नेक्स्ट फंक्शन है वो कुछ नहीं करता, ये एक नेक्स्ट लॉगर लेता है और दिस डॉट नेक्स्ट लॉगर को नेक्स्ट लॉगर में डाल देता है। मतलब कि जब भी इस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम सेट नेक्स्ट कॉल करेंगे और उस पर जो भी भेजेंगे, ठीक है, वही नेक्स्ट पॉइंटर हो जाएगा इस वाली नोड का। और ये जो लॉग फंक्शन है ये भी कितना सिंपल है, देखो एक लेवल यूज़र पास करेगा, मैसेज पास करेगा, और ये लॉग लेवल भी ऊपर एक क्लास है जहाँ पे हमने लेवल बना रखे हैं हर एक के, इन्फो डीबग एरर के। अगर लेवल मैच करता है तो आउट प्रिंटलन करा देगा, अदरवाइज अगर नेक्स्ट लॉगर नल नहीं है तो वो अपनी चेन में अगले वाले को भेज देगा। अब देखो ये क्लास है तुम्हारी, एक बार फिर से समझते हैं। सपोज करो कि लेवल मैच नहीं किया, तो वो नेक्स्ट लॉगर क्या है, जो उसकी चेन में अगला आदमी है उसका लॉग कॉल कर देगा। यानी कि ये क्लास थी, ठीक है, इस पे आपने भेजा लॉग कराने के लिए एक मैसेज, और आपने एक लेवल भेजा, बट वो लेवल मैच नहीं किया। ठीक है, सपोज करो कि ये है तुम्हारी इन्फो लॉगर क्लास, और तुमने लेवल जो भेज दिया वो भेज दिया 3। तो 3 जो लेवल है, क्या वो इन्फो क्लास का लेवल है, नहीं है, तो मैच नहीं हुआ। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट नहीं कराएगा उसको, वो अपनी चेन में जो अगला वाला है नेक्स्ट, उसका लॉग पे सेम लेवल एंड मैसेज भेज देगा। तो इसकी चेन में अगला है डीबग, डीबग के पास भी अपना एक लॉग मेथड होगा, उस पर वो सेम लेवल भेज देगा। अब डीबग भी चेक करेगा, डीबग का लेवल हमने यहाँ दिया है 2, लेकिन इसको जो मिला है वो 3, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये अपने अगले वाले पे भेजेगा। इसका अगला वाला है एरर लॉगर, एरर लॉगर का यहाँ पे है 3, हमने जो भेजा वो भी है 3। तो एरर लॉगर यहाँ पे मतलब ये तो इन्फो लॉगर है बट ऐसे ही एरर लॉगर क्लास बनाई हुई है, जब भी मैच करेगा तो वो प्रिंट करा देगा। यही होती है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो वन सेंटेंस में बोलें कि जब भी सिस्टम में हम लोग बिहेवियर को इफ एल्स लॉजिक से डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग सिस्टम का वॉट पकड़ते हैं। वॉट मतलब ये सिस्टम है क्या, टाइप क्या है सिस्टम के, लॉगर के क्या क्या टाइप हैं, एरर, डीबग, वार्निंग, ये सब ट्रेसिंग जो भी है, उन सब के लिए एक क्लास बना देते हैं अलग अलग। ठीक है, और वो क्लासेस लिंक लिस्ट की नोड की तरह होती हैं जो एक दूसरे को पॉइंट करती हैं। ठीक है, और उन सब के एक आइडेंटिफायर होता है, जैसे इस केस में हमने लेवल डिफाइन किया होता है। ठीक है, तो वो लेवल के लिए एक अलग से इंटरफेस बना देते हैं और सबके वो अलग अलग लेवल दे देते हैं। सेकेंड स्टेप होता है लॉगर चेन बनाना, मतलब सिस्टम चेन बनाना। आपने नोडें तो बना दी, बट उनको एक दूसरे से पॉइंट भी तो कराना है लिंक लिस्ट में। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले हमने तीन हमारे टाइप हैं व्हाट, तो तीनों के लिए हमने बना दिया ऑब्जेक्ट। अब देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने अपना एग्जांपल लिया है कि इन्फो के बाद डीबग भेजेंगे, डीबग के बाद लॉगर भेजेंगे, बट इस कोड में दूसरी चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि पहले हमारा जो एरर लॉगर है उसका नेक्स्ट है डीबग लॉगर, और डीबग लॉगर का नेक्स्ट है इन्फो लॉगर। मतलब मेरे भाई उल्टा उल्टा एरर लॉगर। हाँ, ठीक है, और कोड में ये लेवल कुछ अलग अलग होंगे। तो आप देखो कि कैसे हम बना रहे हैं अपनी चेन। तो एरर लॉगर का जो सेट नेक्स्ट फंक्शन है उसमें हमने डीबग लॉगर का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, डीबग लॉगर का सेट नेक्स्ट फंक्शन है उसमें इन्फो लॉगर पास कर दिया। ठीक है, और फाइनली लॉगर चेन ने अपना ये जो एरर लॉगर है उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो भी फर्स्ट नोड है बेसिकली लिंक लिस्ट में भी तो हम हेड जो होता है उसी को रिटर्न करते हैं ना, पूरी नोड थोड़ी ना रिटर्न कर देते हैं, पूरी लिंक लिस्ट थोड़ी रिटर्न करते हैं, अलग अलग नोड बस हेड रिटर्न करते हैं। तो सिमिलरली एरर लॉगर इस लिंक लिस्ट का हेड है, इसको रिटर्न कर दिया। अब आ जाते हैं मेन कोड में कि यूज़ कैसे करना है लॉगर चेन को। देखो भाई, लॉगर चेन क्लास ये थी, ठीक है, उसका हमने गेट चेन ऑफ लॉगर फंक्शन कॉल किया। गेट चेन ऑफ लॉगर फंक्शन ने हमको नोड दे दी हेड, और हेड तुम्हारी यहाँ पे स्टोर हो गई। अब उस हेड पे तुमने लॉग भेजा, और मतलब लॉग फंक्शन कॉल किया, एक लेवल तुमने भेजा और एक मैसेज भेजा। ठीक है, अभी जो लॉग लेवल डॉट इन्फो है ना, ये कुछ नहीं है यार, ये मैंने ऊपर पहले से डिफाइन किया हुआ है क्लास, है ना। मैंने आपको बताया था कि हर नोड का एक आइडेंटिफायर होता है, तो वैसा टाइप का आप आइडेंटिफायर दे सकते हो। तो हमने जो लॉग फंक्शन कॉल किया एरर वाली क्लास का, उसमें हमने लेवल भेजा इन्फो का यानी कि 1, और एक मैसेज भेजा। तो एरर क्लास क्या करेगी, वो यहाँ पे आएगी अपने लॉग वाले फंक्शन पे, चेक करेगी लेवल मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है तो वो नीचे जाएगी और अपने नेक्स्ट लॉगर को दे देगी। एरर का नेक्स्ट लॉगर क्या था, देखो लॉगर चेन में हमने बनाया है, एरर का नेक्स्ट था डीबग। तो अब वो डीबग क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगी और वो उसका लॉग फंक्शन कॉल करेगी, यानी डीबग क्लास का लॉग फंक्शन। फिर से हमने जो लेवल लेवल भेजा था वो तो इन्फो का भेजा था, डीबग से मैच नहीं करेगा तो फिर से नीचे आएगी, उसके नेक्स्ट में कॉल करेगी। बस यार यही कहानी है। तो अगर आपको ये वीडियो कंफ्यूजिंग लगा हो, कुछ भी लगा हो, मतलब रात के अभी कितना 12:30 बज रहे हैं, तो मैं भी हो सकता है थोड़ा नींद में हूँ, अगर आपको ये वीडियो सही ना लगे और एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और फीडबैक ज़रूर देखना कि कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ही देर में।